आज संजू सैमसन से स्टार्ट करेंगे। मुझे याद है आरआर वर्सेस आरसीबी का एलिमिनेटर मैच इस साल आईपीएल में। मैंने एक चीज कहा था जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था। आपको याद होगा एक टाइम पे करण शर्मा के पास एक इजी मौका था संजू सैमसन को रन आउट करवाने का। संजू सैमसन नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा था और क्रिस के बहुत बाहर खड़ा था। बॉल करण शर्मा के हाथ पे था, लेकिन करण शर्मा ने थ्रो नहीं किया। अगर थ्रो करता तो इजी आउट था संजू सैमसन। उसके बाद भी संजू ने कुछ लेसन नहीं लिया। शायद नेक्स्ट ओवर में करण शर्मा के एक लूज बॉल पे आगे कूद गया, हाफ पिच पे खड़ा हो गया और स्टंप हो गया। बड़ा मैच था, सीनियर प्लेयर था, कैप्टन था, लेकिन इस तरीके से आउट हुआ है। मैंने कहा था कि लैक ऑफ मैच्योरिटी दिखता है संजू सैमसन पे। अगर आप बड़े मैच पे टीम को फंसा के चले जाते हो इस तरीके से आउट होके, तो लैक ऑफ मैच्योरिटी दिखता है। वो विकेट टेकिंग डिलीवरी कहीं से भी नहीं था, जो बहुत लोगों को ये बात पसंद नहीं आया। और मैं संजू का करियर ही इस तरीके से गया है। अगर मुझे याद है T20 वर्ल्ड कप में जो हमारा वार्म अप मैच था इस साल, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जहां पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आएगा संजू सैमसन। और संजू सैमसन के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। अगर उस दिन संजू जो न्यूयॉर्क वाला पिच था, अगर संजू 115 120 के स्ट्राइक रेट से भी एक अच्छा इनिंग्स खेल लेता ना, डिसेंट नौ, तो शायद संजू वर्ल्ड कप का हर एक मैच खेल लेता। लेकिन संजू क्या करता है, 6 बॉल पे एक बना के एलबीडब्ल्यू होके वापस जाता है। और उस मैच के बेसिस पे संजू को जज किया गया। तो ये लैक ऑफ इमेच्योरिटी हुआ। मैंने जिम्बाब्वे टूर से पहले भी ये चीज कहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन ऐसे प्लेयर है, उनको जहां पे मौका मिलेगा उनको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। उनको शुभमन गिल और ऋषभ पंत की तरह बैकिंग नहीं मिलेगा। जहां एक एक मैच मिल रहा है आपको वहां पे परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको शायद लगातार 9-10 मैच खेलने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आप बहुत लोग कहेंगे कि संजू को अगर एक मैच के बेसिस पे जज कर रहे हो तो ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, 9-10 मैच लगातार खिलाओ तब जाके पता लगेगा कि संजू कितना अच्छा बैट्समैन है। जिस बात पे सच्चाई तो है, लेकिन शायद 9-10 मैच कभी भी संजू को लगातार नहीं मिलेगा। 9 साल हो गया कि वो डेब्यू किया इंडिया के लिए। आपको अभी तक ये चीज एक्सेप्ट कर लेना पड़ेगा कि एक दो मैच के बेसिस पे संजू को जज किया जाएगा। और अगर एक दो मैच पे आप ये सब करोगे जब मौका मिलेगा, फिर तो इंडिया की टीम में 10 मैच कभी भी लगातार आप खेल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको इस परफॉर्मेंस के बेस पे इतना बैकिंग किया नहीं जाएगा। कल कितना अच्छा मौका था, 8 ओवर पे 78 चाहिए था। आपके बगल में खड़ा है जायसवाल, जो मार मार के बॉलर का लाइन और लाइन खराब कर देता है। आप थोड़ा बहुत अच्छा खेल लेते, पहली बॉल पे क्लीन बोल्ड। और देखो ना बोल्ड कैसे हुआ, उसका पैर हिला भी नहीं है। दूर से पैर को जमीन पे रखा है, दूर से खेलने गया। बैट और पैड के बीच बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ा गैप। आप एक चीज देखो, जब भी बैट्समैन आउट होता है वो किस तरीके से आउट होता है। संजू पे पोटेंशियल का कोई भी कमी नहीं है। सबको पता है कि संजू पोटेंशियल बैट्समैन है, उसके टेक्निक पे भी सवाल उठ नहीं सकते क्योंकि बहुत अच्छा है। दो बैट्समैन मुझे मेरे दिमाग में आता है हमेशा, संजू सैमसन और केएल राहुल, जिनके पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, जिनका टेक्निक भी बहुत अच्छा है। लेकिन दोनों ही बैट्समैन ना वो खुद खुद के दुश्मन है। उनका दुश्मन कोई और नहीं है, वो खुद खुद के दुश्मन है। वो लोग खुद अपना डाउनफॉल लेके आता है। क्या संजू का ये शॉट खेलना बनता था? कहीं पे फुटवर्क ही नहीं था। ऐसा लगा कि वो बैम्बुजल हो गया है, कि समझ भी नहीं आया कि मैं क्या करूं। पहली बॉल पे पैर भी नहीं हिला। ऐसा नहीं कि बड़ा शॉट मारने गया, तो कुछ तो कह सकते थे कि बड़ा शॉट मारने गया, 8 ओवर पे 78 चाहिए था। अगर जो लिमिटेड चांसेस आपको मिल रहा है उस लिमिटेड चांसेस में आप ये सब करोगे, फिर भूल जाओ। हमेशा जस्टिस जस्टिस करते रहेंगे हम, लेकिन आपको मौका नहीं मिलेगा अगर आप ऐसे परफॉर्म करोगे। मैं जब भी संजू के T20 करियर इंडिया के सोचता हूं ना, मुझे ज्यादा इनकंसिस्टेंसी याद आता है। अच्छे पारी अच्छे इनिंग्स T20 में मुझे कम याद आता है। और एक इनिंग्स मुझे याद है, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया के T20 सीरीज हुआ था वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, जो बेंगलुरु पे एक मैच था, तीसरा मैच था शायद, जहां पे रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाया था। उस मैच पे इंडिया फंस गया था। तब संजू आया था, शायद विराट कोहली विकेट जाने के बाद 2 विकेट चला गया था। फिर संजू आया था बैटिंग करने को, पहली बॉल पे आउट था। उधर भी पहली बॉल पे आउट था। उस मैच पे सुपर ओवर पे भी संजू बैटिंग करने आया था, जहां पे संजू से बॉल कनेक्ट नहीं हुआ था। अगर लोगों को आपके इनकंसिस्टेंसी ज्यादा याद आता है, T20 में आपकी अच्छी परफॉर्मेंस ज्यादा, फिर कुछ कहीं तो गलत जा रहा है प्रोसेस। ठीक है, आप शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का सेकंड T20 था। मैच से पहले बारिश हुआ था, इसलिए शायद सूर्या ने टॉस जीत के फील्डिंग चुना है, क्योंकि बारिश का फैक्टर भी था। और हमने पहले मैच पे भी देखा था कि सेकंड इनिंग्स पे पिच ज्यादा खराब नहीं होता है। अब हमारे प्लेइंग 11 में एक चेंज था, क्योंकि सूर्या ने कहा है कि शुभमन जब नींद से उठा है उसको नेक स्पेजम था,
और इसकी जगह संजू आ गया था। मुझे लगता है कि सही होगा, क्योंकि जैसा गिल का परफॉर्मेंस फर्स्ट मैच पे था, ड्रॉप करना बनता नहीं था। बनता था तो शायद थर्ड मैच पे करते, लेकिन मुझे लगा कुछ तो प्रॉब्लम होगा गिल में कि गिल को ड्रॉप किया है, नेक्स्ट पर्सन नहीं तो कुछ और होगा। अब अर्शदीप आके फोर्थ ओवर पे मेंडिस को आउट कर देता है। और अर्शदीप ना T20 में इंडिया के लिए बहुत कम बार विकेटलेस जाता है। और कल मैं एक स्टेट्स देख रहा था कि अर्शदीप के डेब्यू के बाद इंडिया के लिए कि सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है पूरे वर्ल्ड में, अर्शदीप के डेब्यू के बाद T20 में। और अर्शदीप सबसे ऊपर है। और जो फर्स्ट हाईएस्ट विकेट टेकर मतलब अर्शदीप और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर के जो डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, मतलब रात दिन का डिफरेंस है। बेहतरीन परफॉर्मेंस है अर्शदीप का T20 में। हालांकि फिर भी श्रीलंका का पावर प्ले अच्छा गया था, 6 ओवर के बाद 54 फॉर 1 था। सिराज का मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है, सिराज कभी कभी एग्रेशन किस बात पे दिखाता है। सिराज ने शायद पेरेरा को आग दिखाया था, उसके अगले ही बॉल पेरेरा ने छक्का मारा था। मतलब कुछ सेंस नहीं बनता है। एग्रेशन दिखाने का भी एक टाइम होता है, सही टाइम होता है। जब बैट्समैन कुछ कर नहीं रहा है, नीचे देखे बैटिंग कर रहे हैं, आप उसको एग्रेशन दिखा रहे हो, आग दिखा रहे हो, कुछ मतलब समझ में नहीं आता क्यों। अब 9th ओवर में कल रियान पराग बॉलिंग डालने आ गया था, जब 8 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर था 71 फॉर 1। और मैं कल के वीडियो पे यही चीज समझने का कोशिश कर रहा था कि पहले मैच पे भी श्रीलंका गेम में था, ठीक है, एक टाइम पे हमें विकेट भी नहीं मिल रहा था और रन भी बहुत आ रहे थे, फिर भी रियान पराग को बॉल दिया नहीं गया। अगर आपको रियान पराग पे भरोसा है, अगर आप चाहते हो कि रियान पराग को हम एज एन ऑलराउंडर ग्रूम करें, उसको बॉलिंग इंप्रूव करें, तो आपको उसको उस टाइम पे बॉल देना चाहिए जब कोई विकेट नहीं ले पा रहा है। तो रियान आके विकेट दे सकता है। आप एटलीस्ट को ट्राई करवाओ, उसको कॉन्फिडेंस दो कि हाँ, हम तुझ पे बिलीव करते तो विकेट लेके दे, जो पहले मैच पे नहीं किया था। पहले मैच पे रियान शायद 17 या 16 ओवर पे बॉल डालने आया था, जब ऑलमोस्ट मैच श्रीलंका उधर हार गया था, ठीक है। लेकिन कल 9th ओवर पे रियान पराग बॉल डालने आया था, जो देख के अच्छा लगा। हालांकि फर्स्ट मैच पे रियान पराग 3 विकेट लेके गया था और कल के मैच पे विकेटलेस गया है। लेकिन कल के मैच पे वो बेहतरीन बॉलिंग किया है, मतलब फास्ट मैच के कंपैरिजन में कल के मैच पे बहुत ज्यादा अच्छा बॉल किया है। एक चीज जो मैंने नोटिस किया कि रियान पराग जब बॉलिंग डालने आता है, लिखा होता है कि राइट आर्म लेग ब्रेक, ठीक है। लेकिन जो लेफ्ट हैंडर्स को रियान पराग बॉल डालता है ना, वो टिपिकल ऑफ स्पिन डालता है, वो दूसरा या कैरम बॉल नहीं डालता है। उसके हाथ से आप सीधा पढ़ पाओगे कि वो ऑफ स्पिन ही डाल रहा है। और राइट हैंडर्स को लेग स्पिन डालते हैं, थोड़ा लियाम लिविंगस्टन जैसा है। तो राइट आर्म लेग ब्रेक का सेंस नहीं बनता, उसका ही नहीं है कि वो डिसीव कर रहा है, वो डाल रहा है लेग स्पिन, लेकिन वो दूसरा जा रहा है, कैरम बॉल जा रहा है, वो सीधा दिखा के डालता है कि मैं ऑफ स्पिन डाल रहा हूँ। 4-5 बॉल तो ऐसा था कि ड्रीम डिलीवरी होती है एक स्पिनर्स के लिए, इतना मतलब बीट करके गया बैट्समैन को आता पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, ठीक है। कल रियान पराग एटलीस्ट एक विकेट डिजर्व करता ही था। बेहतरीन बॉलिंग किया, हालांकि विकेट नहीं लिया है, 4 ओवर पे 30 रन देके गया है, अच्छा बॉलिंग किया है। अब एक चीज जो कल सरप्राइजिंग था कि हार्दिक पांड्या को शायद 14th ओवर पे इंट्रोड्यूस किया है या फिर 13th ओवर पे, जब श्रीलंका का स्कोर 108 पे 2 था, है ना, तब जाके हार्दिक पांड्या आया है। बहुत शॉकिंग था। अब इसका दो रीजन हो सकता है। एक रीजन है कि शायद स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप मिल रहा था, मदद मिल रहा था, इसलिए स्पिनर्स को ज्यादा ओवर दे दिया पहले ही, उसके बाद हार्दिक को लाया। यहाँ पे दूसरा रीजन ये होता है, हार्दिक पूरे तरीके से फिट नहीं है। जो मैं पहले मैच में भी कह रहा था कि रिदम देख के लगता है कि हार्दिक पूरे तरीके से फिट नहीं है। हालांकि कमेंटेटर्स का मानना है कि सूर्या और गंभीर हार्दिक को एज ए डेथ बॉलर ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन इस बात पे कोई सेंस नहीं बनता। अगर एज ए डेथ बॉलर हार्दिक को ग्रूम करवा रहा है, तो हार्दिक डेथ पे भी बॉलिंग डालता। हार्दिक सिर्फ 2 ओवर डाला है और दोनों ओवर 16 ओवर से पहले खत्म हो गया था। तो एज ए डेथ बॉलर तो हार्दिक को ट्राई नहीं कर रहे, मुझे लगता है कि पूरी तरीके से फिट नहीं है। इसलिए हार्दिक ने पहली ओवर पे 3-4 वाइड बॉल भी डाला था, ठीक है, बहुत कम डालता है वो ये सब। ऊपर से एक जो मुझे याद है कि एक बाउंड्री गया था ऋषभ पंत के पीछे से, जहां पे हार्दिक पांड्या फील्डर था, वो बहुत स्लोली भागा है हार्दिक पांड्या, और उसने डाइव भी नहीं किया है, ठीक है। तो लगता है कि कुछ तो मामला है बॉडी पे, ठीक है। हालांकि पहली ओवर पे हार्दिक पांड्या विकेट ले लिया था ऑलमोस्ट। पेरेरा जो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा था, उसका एक इजी कैच रिंकू के पास गया था, रिंकू ने कैच पकड़ भी लिया था, उसके बाद उसका पैर फिसल गया। शायद आउटफील्ड बहुत ज्यादा गिरा था या फिर उसका स्पाइक फंस गया था कहीं पे, ठीक है। हार्दिक पांड्या का पहले मैच पे भी एक कैच रवि विष्णु इजी कैच छोड़ दिया था, लेकिन हार्दिक सेकंड ओवर पे आके 2 विकेट लेता है और पेरेरा को भी आउट कर देता है। हालांकि पेरेरा वाला बॉल विकेट टेकिंग डिलीवरी कहीं से भी नहीं था। पेरेरा ने टाइमिंग भी पूरी तरीके से कर लिया था, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला। ऊपर से प्लेसमेंट बहुत ही खराब था, जहां पे रिंकू खड़ा था सीधा हाथ पे फेंका है। अच्छा कैच था रिंकू का, जो बॉल क्योंकि डिप कर रहा था। एक टाइम पे श्रीलंका शायद 15th ओवर के बाद 130 फॉर 2 था, ठीक है। और 20 लास्ट के 5 ओवर पे सिर्फ 31 रन बनाए। पहले मैच में भी सेम सीन, कोलैप्स हो गया मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर। सेकंड मैच में सेम सीन।
अगर श्रीलंका कल 180 185 भी बना लेता तो कुछ तो हमें फाइट देखने को मिलता। 134 161 पे खत्म इनिंग्स। और इनके जो सीनियर प्लेयर है शनका ने लास्ट 5 T20 में 3 बार 0 बनाए और बाकी 2 मैच में भी शायद सिंगल डिजिट बनाए। और हसारंगा, मुझे पर्सनली हसारंगा बहुत ओवररेटेड लगता है, एज ए बॉलर भी, एज ए बैट्समैन भी, एज ए ऑलराउंडर भी। तीनों चीज में मुझे वो बहुत ओवररेटेड लगता है। जो हसारंगा शुरू शुरू में था एज ए बॉलर, वो तो कहीं से भी नहीं है अभी। इतना सारे लूज बॉल डालता है, आधे पिच का बॉल डालता है, कहीं से भी वो सेम लेवल का क्वालिटी का हसारंगा है ही नहीं अभी। ठीक है। और बैटिंग तो आपको पता ही है ना, वर्ल्ड कप में वो चला है बैटिंग ना, कल भी शायद 0 बनाया, इससे पहले मैच में शायद 0 बनाया था। मतलब अगर आपके सीनियर प्लेयर्स ऐसे खेलेंगे तो आप कहां से जीतोगे T20। स्टार्टिंग के 2-3 बैट्समैन तो अच्छा खेल रहा है, ठीक है, लेकिन कोई फिनिश ही नहीं कर पा रहा है। बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है सीनियर प्लेयर से। अब 162 का टारगेट था, लेकिन बीच में बारिश हो गया बहुत देर तक, तो इंडिया के लिए टारगेट था 8 ओवर पे 78। अब ओपनिंग करना था जसवाल और संजू सैमसन। जसवाल शायद पहली, आपको पता है वो शुरू से अंत तक सेम तरीके से खेलता है, पहली ओवर पे शायद 12 रन मार दिया था। संजू सेकंड ओवर के पहली बॉल पे बोल्ड, उसके बाद सूर्या आता है बैटिंग करने को, और सूर्या और जसवाल मिलकर धो देता है। एसपीएल हसारंगा को शायद बहुत मारा है सूर्या और जसवाल मिलके। सूर्या शायद 12 बॉल पे 26 बना के आउट होता है, 5 रन आउट करते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या बैटिंग करने को आता है। इसका मतलब ये है, जो मैं कल के वीडियो में भी कह रहा था, कि गंभीर आने की बात, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। ठीक है, हमने पूरे वर्ल्ड कप में देखा कि ऋषभ पंत नंबर 3 पे आ रहा है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। फर्स्ट मैच में भी ये हुआ था कि राइट जा तो राइट आ रहा है, लेफ्ट जा तो लेफ्ट आ रहा है। कल जब सूर्या सेकंड विकेट था तो हार्दिक आया 4th पोजीशन में, ठीक है, ऋषभ पंत नहीं आया था। फिर जसवाल भी 15 बॉल पे 30 बना के आउट हुआ है, लेकिन बाकी का काम हार्दिक ने कर दिया। 9 बॉल पे 22 बनाए शायद, और हमें 48 बॉल पे चेस करना था, 78, हमने 39 बॉल पे चेस कर दिया। बहुत इजी विन था हमारे लिए। आप पता नहीं कि गिल को सच में कुछ बैक स्पेजम है, नेक स्पेजम है, या फिर क्या है। हार्दिक का मुझे फिटनेस इशू लग रहा है, हालांकि 2 विकेट लेके गया है, लेकिन रिदम थोड़ा खराब लग रहा है। बाकी सब चीज तो बढ़िया है। और देखना पड़ेगा कि थर्ड मैच पे संजू को मौका मिलता है कि नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।